नमस्कार, खेल खिलाड़ी प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ किरण कृशाली। दर्शकों, खेल खिलाड़ी प्रोग्राम के जरिए हम ऐसे चेहरों से रूबरू होते हैं जिन्होंने अपने जुनून, अनुशासन और संघर्ष से खेल जगत में अपनी अलग पहचान बनाई है। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है आर्चरी की दुनिया के दो बेहद खास मेहमान, आर्मी रिटायर्ड आर्चरी कोच रमेश प्रसाद जी और इंटरनेशनल आर्चरी मेडलिस्ट मोहन राम स्वरूप भारद्वाज जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है खेल खिलाड़ी प्रोग्राम में। सर, सबसे पहले मैं आपसे सवाल पूछना चाहूँगी कि आप आर्मी से रिटायर्ड हैं। आर्मी का जो पूरा इन्वायरमेंट होता है वो बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड होता है। ऐसे में आपने आर्चरी की शुरुआत की, क्या सोच के साथ में की और कैसा रहा आपका आज तक का कोच बनने तक का ये सफ़र? मैम, हमने जब ये आर्मी का आपको पता है शेड्यूल थोड़ा सा बिजी भी होता है जी। तो जिस यूनिट में मैं था वहाँ हमारे कोच थे नंदन सिंह नेगी सर। तो वो पहले सर्विसेज टीम में थे, फिर जब वो वापस यूनिट में आए तो उन्होंने वहाँ पर आर्चरी की ट्रेनिंग दी, तो उसमें मैं भी एक था। फिर हमारा वहाँ से एक किस्म से सफ़र की शुरुआत हुई। फिर हम लोग लैंसडाउन में जो हमारा गढ़वाल राइफल का सेंटर है वहाँ हमने ये आर्चरी स्टार्ट किया। तो 2007 से मैं इस खेल से जुड़ा हुआ हूँ। शुरुआत मुश्किल रही, कोई भी नई चीज़ आप शुरुआत करते हो, उत्तराखंड में आर्चरी को कोई इतना जानता नहीं था, तो उस समय काफ़ी मुश्किलें आई। हमारे पास कोई परफॉर्मेंस नहीं थी, सारे सब खिलाड़ी नए थे। तो लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, हमारे स्टूडेंटों ने जैसे आर्मी के थ्रू जब जाते हैं तो आर्मी ट्रायल में, आर्मी चैम्पियनशिप में, सर्विसेज टीम में जब उनका सिलेक्शन हुआ, फिर तब लोगों को पता लगा कि हाँ ये है कोई स्पोर्ट्स है। और फिर हमारे को भी पहले जिस नज़र से हमारे को देखा जाता था कि यार ये पता नहीं होता ये कि तीर धनुष लेके कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो लेकिन जब बच्चे आर्मी के लिए आर्मी और सर्विसेज ट्रायल में सिलेक्शन होना बहुत बड़ी बात होती है। बिल्कुल। तो फिर एक हमारे को थोड़ा समय भी ज़्यादा मिला। इसके बाद बच्चों ने जब नेशनल में मेडल लेने शुरू किए तो फिर थोड़ा सा आसान लगने लगा कि नहीं ये हो सकता है, क्योंकि शुरुआत में बहुत मुश्किल होता था। एक बच्चे को नए आपने धनुष पकड़ाना है और नेशनल लेवल तक उसको मेडलिस्ट बनाना, तो जब तक आपके पास रिजल्ट नहीं है तब तक आपको कोई इतना जल्दी पहचानता भी नहीं है। हाँ। और जब रिजल्ट आना शुरू हो जाता है तो फिर अच्छा सफ़र शुरू हो जाता है। और ऐसा कोच जब आपका जो स्टूडेंट है वो सफलता हासिल करता है, फिर वो एक अलग ही एक सेल्फ अचीवमेंट भी महसूस होती है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं अपने जैसे स्टूडेंटों को बोलता था कि क्योंकि मैं बोला नया गेम है, हम इधर ज़्यादातर जैसे फुटबॉल हो गया, क्रिकेट है, बाकी गेमों को जानते हैं, तो मेरे ऐसी मजाक में बोलता था कि भाई मेरे को सेंटर के अंदर ना छाती के 2 बटन खोल के चलना है। अच्छा। तो उन्होंने बोला सर बिल्कुल आएगा। मैंने कहा वो कैसे होगा? भाई जब तुम मेडलिस्ट बनोगे तो मेरा सीना गर्व से चौड़ा होगा, फिर हम भी कुछ बोल सकते हैं कि नहीं हमारा ये अचीवमेंट है जी। और बढ़िया रहा कि हमारे यहाँ से बच्चे जैसे एक अरविंद नेगी है, उसने नेशनल में गोल्ड मेडल लिया। फिर प्रीतम राणा है, मोहन भारद्वाज है, ये लोगों ने जब नेशनल में मेडल लिया तो फिर जो सेंटर में कमांडेंट होते हैं, जो मतलब अधिकारी है, उनकी एक नज़र पड़ती कि नहीं ये टीम अच्छा कर रही है, बिल्कुल हेल्प मिलती है। हमारे साथ मोहन भारद्वाज जी भी हैं। सर, आप एक इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं और आपने कई मेडल हासिल करे हैं। आपकी शुरुआत कैसे हुई आर्चरी में? मतलब पहली बार आपने कब सोचा कि मुझे आर्चरी को ज्वाइन करना है, और पहली बार धनुष हाथ में उठाने से लेकर मेडल हासिल करना फर्स्ट टाइम, वो बीच का पूरा सफ़र आपका कैसा रहा? शुरुआत तो बहुत कठिन रही, क्योंकि पहले ऐसे ही जनरली भर्ती हुए थे तो किसी ने गेम के बारे में इतना ज़्यादा सोचा नहीं था, बस ट्रेनिंग करो, अपनी फ़ौज की ड्यूटी करो। लेकिन एक्चुअली में कोई आता है इंसान जो आपको सही गाइड करता है और आपको बताता है। तो ऐसे ही मेरे साथ भी कोई थे जिन्होंने मेरे को बोला कि अगर आप इतना अच्छा, आपका फिज़िकल अच्छा है तो आप गेम में ट्राई कीजिए। तो मैंने बोला सर गेम क्या करें, इतना हमें कुछ पता नहीं। तो एक सर थे तो उन्होंने बोला कि आप आर्चरी में ट्राई कर सकते हो, शूटिंग कर सकते हो, फेंसिंग कर सकते हो। तो उन्होंने गेम का अनुभव करवाया कि ये गेम होते, ये करते, उन्होंने एक्सपीरियंस कराया। तब मैंने फिर एक आर्चरी एज ए चूज़ की कि मेरे को आर्चरी में अपना फोकस करना है। तो मेरा ये सफ़र 2008 से स्टार्ट हुआ था। तब मैं बेसिक उसमें ग्रास रूट पे था। तब मैं ऐसे आर्मी में ही जो नासिक सेंटर है आर्टिलरी सेंटर, तो हम उधर प्रैक्टिस करते थे, तो बेसिक मेरा वहीं था।
तो उसके बाद फिर उत्तराखंड में पता चला मुझे कोच साहब हैं यहाँ पे गढ़वाल राइफल में करा रहे हैं जी। तब यहाँ पे टीम सिलेक्शन होता था, तो जब यहाँ पे कैंप लगता था तो हम कोच साहब के अंडर में ही यहाँ पे इनके अंडर में हम प्रैक्टिस करते थे, तो हम वहीं से सिलेक्शन होके फिर अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करते थे नेशनल में। अच्छा। तो उस टाइम पे हम उसी में थे, मतलब सर ने जैसे बताया कि शुरू में हम स्ट्रगल उसमें था कि चूँकि इस गेम को ज़्यादा कोई जानता नहीं, और खासकर उत्तराखंड में नहीं, तो ये गेम बेसिकली इंडिया में 80s में इंस्टीट्यूट हो चुका था कि आ चुका था ये। हाँ। लेकिन उत्तराखंड में इतना ये पॉपुलर नहीं हुआ था क्योंकि इसके प्लेयर थे ही नहीं बाहर सिविल में, जो कर रहे थे सिर्फ आर्मी पर्सन ही कर रहा था क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था। तो एक्सपेंसिव के चक्कर में हमारे पास ज़्यादा प्लेयर नहीं थे बाहर सिविल के, तो जो कर रहे थे आर्मी पर्सन ही कर रहे थे। तो धीरे धीरे वहीं से ही जब हमारा परफॉर्मेंस आने लगा, बाहर लोगों को पता चलने लगा कि हाँ आर्चरी में भी स्कोप है, तब जाके बाहर एकेडमी खोली, बच्चों ने इंटरेस्ट लिया। तो आज बहुत सारे उत्तराखंड में ऐसे प्लेयर हैं जो अभी तैयार हो रहे हैं। जब आपने आर्चरी ज्वाइन करी और इस सफ़र में आप लोग आगे बढ़े, घर वालों का क्या रिएक्शन था? सबसे पहले मैं आप दोनों से ही जानना चाहूँगी, सर आपसे पहले। मैं 92 में भर्ती हुआ था, तो तब से लेकर और 2007 तक तो हमने वही ड्यूटी की, बॉर्डर पे पीस में फील्ड में जो भी ड्यूटी है। हमारे यहाँ जब 2007 में, उस समय एज ए इंस्ट्रक्टर था मैं लैंसडाउन में, जो रिक्रूट्स को ट्रेनिंग देते हैं। तो जब वहाँ पे आर्चरी स्टार्ट किया, मैं वहीं था, तो फिर वहाँ से स्टार्ट किया। तो अब वही है स्पोर्ट्स के, वो तब मैंने ड्यूटियाँ भी बहुत की है। घर वालों ने भी बोला है कि बोला, मैंने कहा अब हम लोग थोड़ा सा इस फील्ड में आ गए हैं। हाँ। अब स्पोर्ट्स का फील्ड है ये, तो उन्होंने बोला ठीक है। अब उनको बहुत ज़्यादा कुछ तो पता नहीं होता नहीं है, बोला चलो ठीक है, नौकरी जैसे आपको बोला जाएगा वैसे ही करना है। पर ठीक रहा उस समय तक, तो ठीक है। इसका उस समय तक जैसे मोहन बता रहे थे कि सिविल की कोई टीमें नहीं होती थी हमारे पास। हमारे गढ़वाल राइफल थी और कुमाऊं रेजिमेंट, ये दोनों से ही बच्चे सेलेक्ट होके आर्मी पर्सन है तो सीनियर में खेलने जाते थे। फिर जब 2016 में मैं रिटायर आया, तो फिर हमने फिर यहाँ देहरादून में स्टार्ट किया था, देहरादून से फिर बच्चों को ट्रेन करना शुरू किया। यहाँ भी काफ़ी मुश्किलें आई क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है इस गेम के बारे में। बिल्कुल, और मुश्किलें आई थिंक हर हाँ, चीज़ में होती है। शुरुआत करने में तो मैं मुश्किल होगी ही। सर आपसे मैं पूछना चाहूँगी कि किस तरीके से जो आर्चरी है, अगर हम बाकी तमाम और स्पोर्ट्स की बात करें, आर्चरी कितना डिफ़िकल्ट है? क्योंकि हम सबको पता है कि एक किट को ख़रीदना कितना मुश्किल होता है, और इस एनवायरनमेंट में। तो आप थोड़ा सा बताइए हमें आर्चरी खेल, अगर कई बच्चे हैं जो कि अभी इनिशिएट ही कर रहे हैं इस खेल की तरफ, उनको भी गाइडेंस मिलेगी। आपने कैसे शुरू किया, किस तरीके से एक एक स्टेप लेना है अगर इस खेल की तरफ हमें भी आगे बढ़ना है? तो स्टेप सिंपल है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। बस ये है कि अगर आपको कोई भी काम करना है तो पहले आपका इंटरेस्ट लेवल कितना है, आप उसके प्रति कितना वो समर्थ हो। अगर आप उसके प्रति हो तो आप कोई भी, चाहे गेम हो कुछ भी हो, तो उसको कर सकते हो। पहले मैं जब करता तो मेरे को बस ये था, मैंने घर वालों को बोला था कि पापा मेरे फादर आर्मी बेस में थे। अच्छा। तो वो स्पोर्ट्स से ही था उनका भी बैकग्राउंड, तो उन्होंने बोला अगर आप ये करना चाहते हो तो करो, लेकिन जब करोगे तो एकदम अपना जी जान झोंक देना इसमें, ये नहीं कि आधे अधूरे में वापस आ जाना। तो बैकग्राउंड मेरा पहले से ही गेम वाला ही था, तो मैंने उनको बताया, उन्होंने बोला ठीक है आप कर सकते हो तो करो। तो ये गेम थोड़ा बाकी गेम से डिफरेंट है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर आपको कंसंट्रेट करना बहुत ज़रूरी है, ध्यान लगाना बहुत ज़रूरी है, मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। ज़रा सी भी आपकी चूक हुई तो आपको दूसरा मौका नहीं देगा अपोनेंट। जैसे आप दूसरे गेमों में जाओगे तो आपको 5 थ्रो मिलेंगे, आपका एक थ्रो अच्छा हो गया तो बाकी ख़राब हो गया तो नहीं। इसमें अगर आपको जितने एरो मिले तो आपको बुलजाई मानना पड़ेगा, नहीं तो आप ज़रा सा भी थोड़ा सा भी भटके तो दूसरा अपोनेंट आपका एडवांटेज में आ जाएगा। तो इसलिए कॉन्सेंट्रेट होना बहुत ज़रूरी है। हाँ। अपने आप को काम डाउन रखना बहुत ज़रूरी है। एग्रेसिव सिर्फ नहीं ये गेम, ये सिर्फ एकदम मेडिटेशन करके अपना ध्यान लगा के गेम वाला है ये। इसमें आप एग्रेशन ज़्यादा नहीं दिखा सकते, एग्रेशन दिखाएंगे तो आपका एम हिल सकता है, आपका कुछ और अलग आपके थॉट आने लग जाएंगे, फिर आप जो करना चाह रहे हैं वो नहीं हो पाएगा। मतलब फिजिकली और मेंटली दोनों आपको स्टेबल रहना पड़ेगा। मेंटली इसमें बहुत ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग रहना, चूँकि आप 70 मीटर और 70 मीटर और 50 मीटर डिस्टेंस मार रहे हैं। हाँ। वो भी आउटडोर में जहाँ हवा चल रही है, धूप चल रही है, बारिश हो रही है, तो आपको वो सब भी देखना है, पीछे शोर भी हो रहा है, आपको वो भी मेंटेन करना है और अपने आपको काम डाउन रखना है। तो वो चीज़ें करते हुए जो इंसान इस पे करेगा तो आगे पक्का उसको अचीव करेगा, बिल्कुल मेडल अचीव आएंगे उसके।
और सर एक कोच की भूमिका कैसे आर्चरी में, मतलब वैसे तो हर कोच की भूमिका बहुत बड़ी होती है, लेकिन यहाँ पे कितनी इम्पोर्टेंस है कोच की? पहले आपसे पूछूंगी, एज अ खिलाड़ी आपके लिए कोच की भूमिका क्या है? नहीं, वो हमारे यहाँ पे कहते हैं ना कि गुरु बिना ज्ञान का, तो गुरु बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गुरु एक आईना है, वो हमें दिखाते हैं कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं हो, आप सही हो कि गलत हो। तो मेरे जीवन में तो कोच का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि मैं अगर यहाँ तक पहुँचा हूँ तो कोच, अगर मैं कहीं अगर गलत हूँ, कुछ चाहे ग्राउंड में हो या बाहर हो, तो कोई ना कोई एक होता है, क्योंकि हम अपने माँ बाप से दूर रहते हैं, वहाँ पे कोई नहीं रहता, हम उन्हीं के अंडर, क्योंकि जब बच्चा एज ए एकेडमी में जाता है तो वो किसके ऊपर डिपेंड रहता है, उनकी देख रेख करने वाला एज ए कोच ही रहता है कि वो लड़का क्या कर रहा है या लड़की क्या कर रही है। अगर कोच नहीं रहेंगे तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा डिफ़िकल्ट आएगा। एक कोच और एक शिष्य का जो रिश्ता होता है वो बहुत ही मजबूत होता है। आपने बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो है कोचिंग दी है, अभी भी आप दे रहे हैं, आपके स्टूडेंट्स अलग अलग अचीवमेंट उन्होंने हासिल करी होगी। कोई ऐसा मोमेंट आया जहाँ पे आपको लगा हो कि ये स्टूडेंट और इस लेवल पे आके हमें जीत हासिल करनी ही करनी है, किस तरीके से वो खेल रहा, वो तमाम चीज़ों के बारे में आप थोड़ा सा एक्सपीरियंस अपना शेयर करना चाहेंगे? हाँ, नहीं बिल्कुल। देखिए, अगर आप इस फील्ड में जब जितना आपको टाइम होता चला जाता है उतना थोड़ा आपका एक्सपीरियंस बढ़ जाता है जी। आपके पास, जैसे अभी मेरे पास तकरीबन 75 से 80 बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं। अच्छा। तो कुछ टाइम बाद आपको पता लग जाता है कि इस बच्चे के ऊपर अगर ये थोड़ा सा और मेहनत की जाए तो ये कुछ कर सकता है कि नहीं? वैसे जो भी मेहनत करेगा, सारे बच्चे हमारे लिए तो सारे बच्चे बराबर, हम सब पे मेहनत कर रहे हैं, लेकिन होता है ना कि क्लास में जो फर्स्ट आने वाला बच्चा है वो दिख जाता है कि बिल्कुल ये किसी का कैचिंग पावर बहुत अच्छा होता है। हाँ। वो थोड़ा सा उसको समझाओ तो वो एकदम पकड़ लेता है। किसी बच्चे की थोड़ा सा कैचिंग पावर स्लो होती है, उसको उस काम के लिए थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे नहीं कि वो नहीं कर सकता है, वो पता लग जाता है कि हाँ किसके ऊपर कितनी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। और सबसे बड़ी बात होती है कि मैम इंटरेस्ट। अगर आप दिल से किसी काम को कर रहे हो जी, तो बिल्कुल वो सक्सेस होता है। मैं अपने स्टूडेंटों को भी यही बोलता था और अभी भी बोलता हूँ कि भाई कोच के डर से प्रैक्टिस मत कीजिए। बिल्कुल। आप प्रैक्टिस कर रहे हो, आपका अपना इंटरेस्ट है, नहीं आपको कोई देख रहा है नहीं देख रहा है। अगर आप ये सोच के करोगे कि नहीं अरे कोच साहब देख रहे हैं, चलो हम प्रैक्टिस कर लेते हो, तो फिर कभी सक्सेस नहीं मिलेगा आपको। क्योंकि प्रैक्टिस आपको करनी है, किसी मंजिल पे आपको पहुंचना है। अब मेरे पास अगर बच्चे हैं, एक टाइम पे अगर 20 बच्चे को मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ तो मैं 20 को तो एक साथ नहीं देख सकता हूँ। बिल्कुल। एक बच्चे को मैंने 2, 4, 5, 10, 20 मिनट जो भी दिए, हाँ। उसके बाद जैसे मैं दूसरे के पास गया और वो वहाँ पर अगर आपने ध्यान से नहीं प्रैक्टिस करा तो फिर वो कैसे सक्सेस हो पाएगा। बिल्कुल। हमारा काम है एक बार उनको दिशा दिखा देना, चलना तो फिर खिलाड़ी को खुद पड़ता है। बिल्कुल। कि आर्चरी अगर कोई खेलना चाहता है या खेल रहा है, अभी फर्स्ट स्टेप ही ले रहा है, क्या क्या नियम है जिनका खास ख्याल रखना चाहिए? देखिए मैम, सबसे पहला जो वो है आपका इंटरेस्ट। अच्छा। जब तक आपके अंदर से आवाज़ नहीं आती है कि नहीं मेरे को कुछ करना है, तब तक ये गेम सक्सेस, ये क्या मेरे हिसाब से कोई भी गेम हो, कोई भी काम, तब तक सक्सेस नहीं हो सकता है। दूसरी चीज़ है आपका, जैसे अभी मोहन ने बताया कि आपको मेडिटेशन, आपका ध्यान, कि आप कुछ कर रहे हो, आप शूटिंग कर रहे हो, आप एरो शूट कर रहे हो, लेकिन आपका ध्यान कहीं और है, तो वो फिर नहीं। आपको मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। फिजिकल फिटनेस, आपका जो बो है, अगर आप कोई कंपाउंड चला रहा है तो 50 से 60 पाउंडेज का बो होता है। एक दिन में हम बच्चों को बोलते हैं कि आपको 300-400 एरो चलाना है। अगर आपको 50 पाउंडेज कंटिन्यू 400 बार खींचना है, आप सोचिए आप वो दिन में कितना वेट उठा रहा है। जी। फिर धूप है, बारिश है, अब हमारा मेन गेम आउटडोर है, तो आपको फिजिकल और मेंटली फिट बहुत ज़रूरी है। आपको डाइट के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। जो भी बच्चे, मैं तो ये बोलूँगा जो भी खिलाड़ी है वो कर रहे हैं और उनके पेरेंट्स भी हैं, कि आप अपने, अगर आपने बच्चों को गेम में डाला है तो उसका फिजिकल, मेंटली और हेल्थ, आप दिन भर बच्चा प्रैक्टिस कर रहा है। आजकल ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ बच्चा पढ़ाई भी कर रहा है, वो अपनी प्रैक्टिस की भी कर रहा है, हो सकता है जिम भी जा रहा होगा, और उसका अगर खाना पीना सही उस ढंग का नहीं होगा तो इसको इंजरी हो जाएगी। जी। सर, इक्विपमेंट के बारे में मैं ज़रूर पूछना चाहूँगी। वैसे तो हमारी स्क्रीन पर हमारे दर्शकों को भी दिखाई दे रहे होंगे, क्या क्या इक्विपमेंट लगते हैं, क्या इनकी कॉस्टिंग होती है, कैसे इनकी केयर करनी पड़ती है, प्लीज़ इसके बारे में भी बताइए। मैम, हमारे पास आर्चरी में 3 टाइप के इक्विपमेंट है। जैसे ये रिकर्व है, यहाँ पे एक रिकर्व है, एक कंपाउंड है और एक इंडियन राउंड आता है। अच्छा।
इंडियन राउंड बेसिकली 7-8 हज़ार का पूरा इक्विपमेंट आ जाता है वो ओके। अभी, और ये इक्विपमेंट तकरीबन 3-3.5 लाख का एक सेट है। अच्छा। तो हम लोग को जो हम लोग गाइड करते हैं इनको बच्चों को कि जैसे पेरेंट्स आया उसका 10 साल का 12 साल का बच्चा है, बोले सर हमारे को आर्चरी करनी है तो इक्विपमेंट बता दीजिए, तो हमारी तरफ से रहता है कि आप इंडियन राउंड से स्टार्ट कीजिए क्योंकि वो थोड़ा सस्ता है, अफोर्डेबल हाँ, भी है। और वो सेम है, और वो बेसिक भी है, बेसिक उसमें है। बच्चा जल्दी पिकअप करेगा। हाँ। अच्छा। और बेसिक चीज़ है, वो बैम्बू मेड रहता है, इंडियन मेड रहता है। और ये क्या है, ये बाहर देश के यूएस कोरिया ऐसे मेड, तो उसमें बच्चा जल्दी पिकअप करता है। फिर जाके जब हमें दिखता है कि वो उसमें कुछ पोटेंशियल है, तो हम उनके पेरेंट्स को गाइड करते हैं कि हाँ आपका बच्चा कर सकता है, अगर आपको कराना है तो ये वाला इक्विपमेंट है, ये इक्विपमेंट है, अगर आप अफोर्डेबल है तो आप इसको परचेस कर सकते हैं। लेकिन पहले बेसिक जो होता है वो इंडियन राउंड में अच्छा बन जाता है, तो उससे बच्चे को पिकअप करने में आसानी रहती है कि मैं क्या कर सकता हूँ। और परफॉर्मेंस से भी पता चलता है कि हाँ। वो कितना अच्छा उस चीज़ में Yes। कर सकता है। नहीं, दूसरे क्या होता है मैम, आपने एक बार में चलिए 3 लाख रुपए बच्चे के खर्च कर दिया, जी। आप बिगनर भी लोगे तो लाख रुपए से कम तो वो भी नहीं है। हाँ। उसने 10 दिन बाद या महीने बाद 6 महीने बाद बोल दे मैं नहीं कर रहा, तो पेरेंट्स का पैसा वेस्ट हो गया, वेस्ट होता है। क्योंकि वो तो छोटा बच्चा है, उसको तो पता नहीं है, उसको क्या पता नहीं आया इंटरेस्ट। जी। तो इसलिए हम स्टार्ट करते हैं कि भाई इससे आप करो। अब हम, उसने अगर स्टार्ट किया, उसको 6 महीना हो गया, साल भर हो गया, अब उससे हम नेशनल तक तो खेल ही सकते हैं। हाँ। अब उन्हें देखा नेशनल में भी अच्छा कर रहा है, या जो भी है उसका अच्छा परफॉर्मेंस चल रहा है, फिर पेरेंट्स खुद बोलते थे कि चलिए सर आप रिकवरी कंपाउंड की तरफ बताइए क्या इसको करना है। अगर कोई बच्चा इंडियन राउंड जो उसमें अच्छा कर रहा है, तो वहाँ से खेलो इंडिया में उनको पिकअप किया जाता है, या फिर कई अच्छी एकेडमी हैं वो अपने अंडर उनको कराती हैं प्रैक्टिस, तो वहाँ रह के भी उनको इक्विपमेंट अवेलेबल करा दिया जाता है। अच्छा। तो अगर किसी के पास नहीं है और वो अच्छा नेशनल में एज अ परफॉर्म कर रहा है, तो उन्हें फिर एकेडमी में बुलाया जाता है, वहाँ ट्रायल्स कराए जाते हैं, फिर उनका वहाँ पे ट्रायल्स बेस में वो अगर वहाँ पे उनको अगर वो सिलेक्ट हो जाते हैं, तो फिर उनको फिर वहाँ पे रहना खाना पीना सब मिलता है, जी। फिर इक्विपमेंट भी दिया जाता है, फिर उधर ही वो पढ़ाई भी कर सकते हैं। अच्छा। तो ये सब फैसिलिटी है वहाँ पे। यानी कि जो करना चाहते हैं उनके लिए दरवाजे बहुत- खुले हैं। बहुत- सारे दरवाजे बहुत खुले कुछ। हुए हैं। आजकल जो स्कीमें निकले, पहले हमारे टाइम पे नहीं होती थी ये। अच्छा। अभी तो ये होगा कि बच्चा अगर कहीं जा रहा है तो उनको टीए भी मिल रहा है आने जाने का। अच्छा। इतना सब कुछ हो चुका है, गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा फैसिलिटी कर दी है। खेलो इंडिया स्कीम जब से खुली है, गो स्पोर्ट खुला है, फिर उसके ओजीक्यू खुला है, तो ये इनमें क्या है ना, बच्चों को अच्छा से मतलब फाइनेंशियली उनको कोई दिक्कत नहीं होती है। हाँ, फिर तमाम वो सुविधाएं सब सुविधाएं गवर्नमेंट करा देती है फिर उन्हें, जी। चाहे उनके डॉक्टरी हो या मेडिसिन हो या फिजियो हो या डाइटिशियन, सब कुछ अगर वो एक लेवल पे आके परफॉर्म करता है नेशनल इंटरनेशनल में, जी। तो उनको वो सब गवर्नमेंट देती है फिर फैसिलिटी। ओके। मोहन जी, आप एक इंटरनेशनल आर्चरी खिलाड़ी हैं, आपने कई मेडल हासिल करे हैं। एक बार अपने अचीवमेंट्स के बारे में हमें ज़रूर बताएं, और किस तरीके से भारत में और जब आप बाहर जाते हैं इंटरनेशनली आपको एक्सपोजर मिलता है, कितना डिफरेंस आपको देखने के लिए मिलता है अपने देश में और एक बाहरी देश के गेम में? जी, मेडल मैंने 2000 जैसे मैंने बताया 2008 से मैंने स्टार्ट किया था, तो बहुत लंबी जर्नी लग गई थी मेरे को भी मेडल लेने के लिए। अच्छा। चूँकि कम से कम मैंने भी 8 या 9 साल के बाद ही मेडल लिया था। सर को तो पता है बहुत लंबा स्ट्रगल चला था, क्योंकि आ नहीं रहा था। एक टाइम पे आके एक जगह पे जाके रुक गया था, लेकिन धीरे धीरे मेहनत करते रहे, हम लगे रहे, हमने छोड़ा नहीं। वही होता कि आप जितने दिन, हाँ, जितना देर तक लगे रहोगे तो आपको होगा, कहीं ना देर हो सकती है पर अंधेरी नहीं। तो मेरे को थोड़ा सा टाइम लगा, 8-10 साल के बाद फिर जैसे मैंने मतलब उत्तराखंड से मैंने 10-15 ऐसे ही सा नेशनल खेल चुके थे, 3-4 मेरे नेशनल गेम्स थे, लेकिन मेडल नहीं आ रहे थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे मेरे थोड़ा और टेक्निक सुधरी, थोड़ा इक्विपमेंट में सुधार किया, तो वहाँ से मेरा स्कोर बड़ा। फिर 2019 में मैं एशियन इंडिया टीम में सिलेक्ट हुआ एशियन चैम्पियनशिप के लिए। अच्छा। तो वहाँ पे फिर मैंने देश के लिए रजत पदक हासिल किया था। अच्छा। फिर उसके बाद फिर मैं कंटिन्यू फिर 2019 से लेकर 2022 तक इंडिया टीम में कंटिन्यू रहा, तब मेरा पीक में था। तो 2021 में मैं इंडिया टीम में था। 2022 में मैंने फिर नेशनल में मेडल लिया था, जो हमारा J&K में था, उत्तराखंड से खेल के सिल्वर मेडल लिया था। फिर वहीं से फिर मैं इंडिया टीम के सिलेक्शन के लिए गया था, तब मैं वर्ल्ड कप की टीम में सिलेक्ट हुआ था। अब फिर मैंने उधर जाके इंडिविजुअली सिल्वर मेडल भी लिया था। फिर उसके बाद अभी जो रिसेंटली हमारे नेशनल गेम्स हुए थे, तो मैं उसमें भी एज अ प्लेयर था। ओके सर, एज अ कोच, अब जैसे हर खिलाड़ी का एक सपना होता है कि हम ओलंपिक में जाएं और ओलंपिक में जाकर देश के लिए मेडल हासिल करें।
अब अपकमिंग जो ओलंपिक्स आ रहे हैं उसके लिए क्या कुछ तैयारी है आपकी भी? क्या कोई खिलाड़ी उसमें हिस्सा लेने वाला है, या फिर भारत की आर्चरी की स्थिति कैसी है इस वक्त आपके हिसाब से, उसके बारे में बताइए। नहीं, इंडिया की आर्चरी टीम बहुत अच्छी है। जी। ठीक है, हम लोगों का इंटरनेशनल बहुत सारे मेडल हैं, हमारे बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं। हाँ, ये थोड़ा सा एक कमी खलती है कि हमारा अभी तक ओलंपिक में आर्चरी में मेडल नहीं आया। वो शायद इस बार पूरा हो जाएगा। हम हाँ, तो ये होप कर सकते हैं। जी, हौसला होता है ना, हर खिलाड़ी एक दूसरे खिलाड़ी को कहते हैं कि नहीं होगा होगा, हम ज़रूर जीतेंगे। क्या माहौल रहता है? अभी जैसे पिछली बार के ओलंपिक में हमारी टीम ब्रॉन्ज मेडल फाइट में मिक्स टीम थी। अच्छा। उसमें हार गई थी। अच्छा। तो कहीं ना कहीं एक होप लगा था कि हाँ, जब हम वहाँ तक जा सकते हैं तो नेक्स्ट वाले में हम थोड़े से और अपने आप को पुश करेंगे। और वो इवेंट जब देखा होगा तो बाकियों को भी एक लगा होगा कि जब यहाँ तक जा सकते हैं तो हम अपने आप को एक मेडल टैली में भी ला सकते हैं। जी। और इस बार बहुत ही अच्छा हुआ कि हमारा LA जो ओलंपिक है उसमें हमारा कंपाउंड भी हमारा कंसीडर कर दिया। और अच्छा। कंपाउंड की टीम हमारी वर्ल्ड में नंबर 1 है। वर्ल्ड में नंबर है। तो हमें ये इस बार पक्का है कि आर्चरी इस बार पक्का मेडल लाएगी ओलंपिक में। जी। आज आर्चरी कितना पॉपुलर है, किस तरीके से बच्चों का जो इंटरेस्ट है वो आर्चरी की तरफ आ रहा है? 2018 में हमने एक स्टेट चैंपियनशिप करी थी। अच्छा। तो उस समय हमारे पास अंडर 10 से लेकर और सीनियर तक, अंडर 10 हो गए, अंडर 13, अंडर 15, 17, जूनियर और सीनियर में से 135 बच्चे थे सिर्फ। आज के डेट पे अगर हम देखें तो हमारे पास, अगर हम ये सारे कैटेगरी को मिला के देखेंगे तो हमारे पास तकरीबन 500 बच्चे होंगे उत्तराखंड के अंदर। अच्छा। तो लोगों का बड़ा इंटरेस्ट आर्चरी की तरफ। इंडिविजुअल गेम है, आप एक स्टेट लेवल से लेकर ओलंपिक तक आप अकेले जा सकते हो। लोगों के समझ में आया है। फिर जो बच्चा आर्चरी कर रहा है, क्योंकि उसको आदत है एक ध्यान लगाने की, कॉन्सेंट्रेट होने की एक आदत होती है। तो आप कॉन्सेंट्रेट नहीं करोगे तो अब पेरेंट्स को भी लगने लगा कि नहीं, अगर ये बच्चा यहाँ ठीक करा तो वो पढ़ाई में भी कहीं ना कहीं जब बैठेगा 1 घंटा 2 घंटा तो कॉन्सेंट्रेट होकर बैठेगा और उसके नंबर भी अच्छे आएंगे। एक होता है क्लास में बैठ, मतलब पढ़ने के लिए बैठ जाना, ध्यान नहीं लगाना, मतलब कंसंट्रेशन पावर बहुत अच्छी हो जाती है। बहुत अच्छी हो जाती है। बाकी बच्चों से मतलब ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छा हो जाता है, उसका माइंड सेट हो जाता है। वो कहीं भी अगर कोई भी चीज़ को करेगा तो एकदम ध्यान लगा के करेगा। जी। क्योंकि वही चीज़ वो अपनी फील्ड में करता है और वही चीज़ वो दूसरी चीज़ में करता है, तो वो चीज़ का एक फ़ायदा हमें बाहर भी आता है। बिल्कुल। मोहन जी, आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहूँगी कि आजकल ये सोशल मीडिया का बड़ा ज़माना है और ऐसे में खिलाड़ी भी ना, मुझे ऐसा लगता है कि कई बार देखते हैं कि पेशेंस नहीं है, बहुत जल्दी सक्सेस चाहिए, बहुत जल्दी हम, जैसे आपने बताया अभी कि मुझे तो बहुत साल लग गए मेडल हासिल करने तक, लेकिन आप कंसिस्टेंट रहे। आजकल के बच्चों में क्या आपको लगता है कि वो थोड़े से इनकंसिस्टेंट है या पेशेंस बहुत कम है, इम्पेशेंस हो गए हैं? जी, हम देखिए मेरे साथ भी कईयों ने स्टार्ट किया था, लेकिन वही था कि वो पेशेंस नहीं रख पाए। 1 या 2 या 3 साल 4 साल उसी में उन्होंने फिर अपने आप छोड़ दिया। तो ये गेम पेशेंस का है। आप जितना लॉन्ग टाइम सरवाइव करोगे तो उतना ही ज़्यादा आप गेन भी करोगे। लेकिन कोई आजकल, जैसा आपने कहा कि सोशल मीडिया का टाइम है, बच्चे उतना मतलब वो नहीं कर पा रहे कि नहीं, समय देना बहुत ज़रूरी है। किसी भी चीज़ को अगर आप समय दोगे तभी आप कर पाओगे, समय नहीं दे पाओगे तो फिर मुश्किल है आपका उस फील्ड में टिके रहना। तो पहले समय देना बहुत ज़रूरी है। एकदम से अब हम किसी से इन्फ्लुएंस हो जाए कि देखिए उन्होंने 1 या 2 साल में जल्दी, तो उसकी कैपेबिलिटी अलग थी, उसकी कैचिंग पावर अलग थी, उसने वो कर दिया। उसके पीछे या तो वो देखिए कि वो मेहनत कैसे कर रहा था, क्या हम उस लेवल पे कर पा रहे थे। अगर हम उस लेवल पे नहीं कर पा रहे थे, उसके बाद रिजल्ट नहीं आ रहा, तब कहने वाली बात नहीं। तो आजकल सभी को वही चाहिए कि आज उठे या कल हमें मिल जाए, तो वैसा नहीं होगा। थोड़ा सा अपने आप को समय देना ही पड़ेगा। मैं एज अ कोच अपने स्टूडेंट्स को आप अक्सर क्या गुरु मंत्र देते हैं कि इस चीज़ को फोकस करके आगे बढ़ो तो एक ना एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी? हमारा सबसे पहला ये रहता है कि आप जो जितने भी टाइम आपको, उसको स्कूल भी जाना है, पढ़ाई नहीं छोड़ सकते हो, और जो भी टाइम वो ग्राउंड में है 2 घंटे 3 घंटे दिल से प्रैक्टिस करो। पहली सीढ़ी यही है। जब तक आप दिल से मेहनत नहीं करोगे, आपको जो चीज़ बताई जा रही है आप उसके बारे में नहीं सोचोगे, आप बार बार उस चीज़ के ऊपर फोकस नहीं करोगे, तो फिर क्योंकि 2-3 घंटा बहुत कम टाइम होता है मैम। किसी के आपको अगर डॉक्टर बनना है या आपको इंजीनियर बनना है या आपको IAS IPS कोई भी चीज़ें करनी है, आप देखिए आप 3 साल से बच्चों को एडमिशन कर देते हैं स्कूल में। इतना पढ़ाई के बाद आप
एक बच्चा मेरे ख्याल में 8 से 10 घंटा किताबें पढ़ता है। वो लास्ट टाइम पे अब वो क्या बनेगा क्या, उसको किसी को भी नहीं पता होता है। और हमारा सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि स्पोर्ट्स में बच्चे को क्या चाहिए होता है कि आप 2 घंटे पढ़ रहे हो, आपको अगले साल मेडल चाहिए। हाँ। ओलंपिक की आप बात की, देखिए 4 साल में एक बार ओलंपिक होता है और पूरे भारत से एक इवेंट में 3 खिलाड़ी जाने हैं, लड़का 3 लड़कियां 3 जी। इतनी बड़ी 140 करोड़ आबादी है इस देश की, इतने आर्चरों में से, तो आसान तो नहीं है। बिल्कुल, बहुत कंपटीशन है वहाँ पर, बहुत बड़ा कंपटीशन है। तो आप प्रैक्टिस को अगर उस हिसाब से नहीं लेके चलोगे तो आप वहाँ तक कैसे पहुँचोगे। बिल्कुल, आप एक तरफ तो ठीक है, मैं पढ़ाई के विरोध में नहीं हूँ, बच्चे को पढ़ना तो पड़ेगा, बिना पढ़ाई के तो कुछ है नहीं, लेकिन एक जगह आप 10 घंटे दे रहे हो, एक जगह आप 2 घंटे भी नहीं दे रहे हो, और फिर इसमें रिजल्ट चाहिए तो फिर मुश्किल होता है थोड़ा सा। यानी कि हमें भी अपना टाइम देना पड़ेगा अगर हमें रिजल्ट उस तरीके का चाहिए तो। बिल्कुल, एक बच्चा 8 घंटे प्रैक्टिस कर रहा है, एक बच्चा 2 घंटे प्रैक्टिस कर रहा है, तो 4 गुने का फर्क है। तो फिर उस जो 8 घंटे वाला है वो रिजल्ट 2 घंटे वाला कितना देर में उसको मिलेगा। जी जी जी। और वो 2 घंटे कर रहा है तो 2 घंटे जितना भी वो कर रहा है, जितना भी वो टाइम दे रहा है, वो फोकस्ड होके करे। आप खास करके पेरेंट्स भी देखा होगा, आप अपने बच्चों को एक दिन स्कूल नहीं जाएगा तो आप उसको डांटने लग जाते हो, भाई आपकी स्कूल क्यों नहीं गए, आपकी पढ़ाई छूट गई। लेकिन क्या आपने कभी ये देखा है कि वो एक दिन एकेडमी क्यों नहीं किया। जी भाई, आपने उसको एडमिशन कराया, आपने उसको एकेडमी भेज रहे हो, आप बच्चे को इक्विपमेंट पे पैसा लगा रहे हो, आप उसके फीस भी दे रहे हो, सारी चीज़ें दे रहे हो, तो फिर थोड़ा सा फोकस भी कीजिए। हाँ। आप इंटरेस्ट लीजिए। हाँ। 10 साल 12 साल 15 साल का बच्चा इतना मैच्योर नहीं होता है। हाँ। कि वो उसे नहीं पता है कि क्या सही है क्या गलत, वो जस्ट एक ड्यूटी की तरह कि मुझे जाना है एकेडमी और वो जा रहा है बस। लेकिन अगर पेरेंट्स उसके ऊपर फोकस, हमारे साथ हैं ऐसे पेरेंट्स, अच्छा, वो अपने बच्चों के प्रति उसके प्रति इतना है कि उन्होंने जिम अभी वो 13-14 साल का बच्चा है, अच्छा, जिम लगा रखा उसके लिए, खुद बैठे रहते हैं वहाँ पे। अच्छा, मॉनिटर भी करते हैं। हाँ, कि भाई ये कर रहा है कि नहीं कर रहा, उसको बताया जाता है सारा चीज। कहीं आंध्र प्रदेश गेम हो रहा, साथ में जा रहे हैं, कहीं है, मतलब तो वो बच्चा फिर इंटरेस्ट भी लेता है कि मेरे पापा या मेरी मम्मी इतना मेरे पीछे लगे हुए हैं। तो हाँ। अब एक वो बच्चा होगा, एक वो बच्चा है जिसको आप एकेडमी गया कि नहीं गया, आपने पूछा भी नहीं है उसको। तो दोनों में फर्क है। आप आज हमारे प्रोग्राम में आए, हमें बात करके बहुत अच्छा लगा। खेल खिलाड़ी कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही। जल्द ही मुलाकात होगी नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी किरण कृशाली को दीजिए इजाजत। नमस्कार।